हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। और आज की हमारी जो वीडियो है वो हेड इंजरी के ऊपर है, जिसे हम ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये वीडियो डिटेल में होगी। इसके डेफिनेशंस होंगे, इसके सिम्टम्स होंगे, इसके प्रिकॉशंस होंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे और इसके डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या होते हैं वो पूरे होंगे। तो चलिए एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे उसका डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन ये कहता है कि हेड इंजरी इनकम्प्रेसेस अ रेंज ऑफ ट्रॉमा टू दी स्कल एंड ब्रेन्स। ठीक है, और जो ये रिजल्ट क्या करता है, दे कैन बी रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस कॉज। अब ये इसके रीजन है, ठीक है, कि क्यों होते हैं ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो इंक्लूडिंग क्या करता है, फॉल, आप अचानक से गलती से गिर गए, ठीक है, फिर स्पोर्ट्स के दौरान होता है, फिर और व्हीकल कोलिजन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि इसके रीजन से। अंडरस्टैंडिंग द टाइप एंड सिम्टम्स ऑफ द हैंड इंजरी इज़ क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड रिकवरी। ये इसके बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपके। ठीक है, कि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसीलिए हमको हेड इंजरी को पढ़ा जाता है। वैसे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज नहीं करते, लेकिन अगर ये चीज़ ध्यान ना दी जाए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब हेड इंजरी के दो टाइप्स होते हैं, एक ओपन हेड इंजरी होती है और एक क्लोज्ड हेड इंजरी होती है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब ई में से आप समझ सकते हैं, जो इंजरी में से ब्लड आ जाए बाहर उसे वो ओपन हेड इंजरी कहते हैं, और जो इंटरनल डैमेज दे, जो कि बहुत ही डेंजरस हो जाता है अगर उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस ना ली जाए, तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड हेड इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ हेड इंजरी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि दो टाइप के मेजर हेड इंजरी होते हैं, जैसे कि क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं। ठीक है, अब इसमें ही भी अगर आप देखेंगे तो एक्वायर्ड जो ब्रेन इंजरी होती है उसमें दो टाइप के आपके ब्रेन इंजरी होती हैं, चाहे हेड इंजरी होती है, जिसे हम कहते हैं नॉन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, अब इसमें जो आपकी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है उसमें क्या होता है कि आपकी ओपन ब्रेन इंजरी आ गई, और दूसरा है क्लोज्ड ब्रेन इंजरी। ठीक है, और नॉन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है जिसमें उसमें इन्फेक्शंस हो गए, स्ट्रोक्स हो गए, ट्यूमर हो गए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, एनोजिया हो गया। ठीक है, और ओपन वाले में जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, हो जाता है, फिर उसकी इसमें कोई भी चीज़ पेनिट्रेट कर जाती है, तो उस असॉल्ट हो गया, कोई मारपीट से जो चोट लगती है, गिरने से चोट लगती है, एक्सीडेंट से होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में हो जाता है, तो उसकी वजह से सर्जरी में भी ओपन हेड इंजरी हो सकती है अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। क्लोज्ड वाले में क्या होता है, असॉल्ट, लड़ाई के टाइम पे कोई रॉड से मार दिया लेकिन उस पर खून नहीं आया और वो चीज़ आपको हिट कर गई, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, सब चीज़ें होती हैं जो क्लोज्ड इंजरी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंजरी ऑकर विदाउट अ ब्रेक इन द स्कल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कॉजिंग ब्रेन डैमेज फ्रॉम द एक्सेलरेशन और एंड डी एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसके बाद है आपका ओपन हेड इंजरी में क्या होता है, इन्वॉल्व्स ब्रेक इन द स्कल। यहाँ पे स्कल नहीं टूटता है, ठीक है, और यहाँ पे स्कल टूट जाता है। ठीक है, ऑफन लीडिंग टू एक्सपोजर ऑफ ब्रेन टिश्यू एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ये चीज़ नोट करिएगा कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें आगे आगे अगर देखेंगे तो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। अब कॉमन सिम्टम्स इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसके प्रॉपर मेडिकेशन कर पाएँ एंड ऑल। ठीक है, तो जो सिम्टम्स होते हैं वाइडली नोन हैं, और उसमें क्या होता है हेड इंजरी में कि आपको माइल्ड से सीवियर सिम्टम्स दिखेंगे। कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, सर दर्द होगा, डिजीनेस होगा, मतलब चक्कर आने का टाइप होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा, लॉस ऑफ कंसाइसनेस, मतलब आपकी याददाश्त पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस पर। ठीक है, इसेंशियल टू, और ये कॉमन सिम्टम जानना क्यों ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं मॉनिटर करने के लिए और उनके बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट को, मतलब कि कोई सीवियर डिसीज़ होने से बचाने के लिए। ठीक है, और ये कुछ इमेजेस हैं जिससे आप पॉज करके देख सकते हैं कि ये सिम्टम्स क्या होते हैं हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी के साइंस के फॉर्म में। उसका अब डायग्नोसिस और असेसमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर डायग्नोसिस और असेसमेंट देखा जाए तो डायग्नोसिस जो होता है टिपिकली इन्वॉल्व थ्रू द मेडिकल, ठीक है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद हो जाता है उसमें अगर आप इमेजिंग की जाती है ब्रेन की, तो उसमें क्या होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई हो गया। ठीक है, ये दो कॉमनली यूज़ है एक्सटर्नल इंजरी के लिए। ठीक है, और इंटरनल इंजरी के लिए अर्ली डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है, ताकि हम डिटरमाइन कर पाएँ कि उसकी ट्रीटमेंट कितनी जल्दी और किस तरीके से की जाए और आपके डिसीज़ की मैनेजमेंट को प्लान किया जा सकता है। नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले किसी भी चीज़ को असेस किया जाता है, ठीक है, फिर डायग्नोज करते हैं। अब कोई भी आएगा तो उसका असेसमेंट किया जाएगा, फिर उसको डायग्नोज करेंगे, फिर प्लान करते हैं कि किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे प्लान को। ठीक है, उसके बाद
उस पूरे चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि गोल हमारा कितना हुआ, इवोल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस फॉलो होती है नर्सिंग प्रोसेस में, ठीक है। अब इसमें आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हेड इंजरी में वेरी करता है, ठीक है। सबसे मेन होता है रेस्ट, ठीक है, रेस्ट हो गया आपका, फिर ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। टू द सर्जिकल इंटरवेंशन भी ज़रूरी होता है अगर वो इंजरी मेजर हो जाती है तो। फिर माइल्ड इंजरी में क्या होता है कि ऑफन रिक्वायर्ड सपोर्टिव केयर, ठीक है, सपोर्टिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद सीवियर केस में क्या होता है कि नेसेसिटी ऑफ इमरजेंसी सर्जरी भी की जा सकती है, रिहेबिलिटेशन थेरेपी दी जाती है अगर ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। फिर फिजिकल एंड कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है, जबकि रिकवरी के लिए रिकमेंड की जाती है। उसके बाद प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी में बहुत ही सिंपल है कि प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी में आपको अवेयरनेस दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बियरिंग एप्रोप्रिएट सेफ्टी गियर सच एज हेलमेट एंड सिग्निफिकेंट रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग दी स्पोर्ट बाइकिंग, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी होती है क्योंकि मेजर इंजरी ब्रेन इंजरी जो होती हैं वो आपकी एक्सीडेंट से होती हैं, और या तो ड्यूरिंग द फाइट, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटिंग द सेफ्टी मेजर एट द होम सच एज रिमूविंग ट्रिपिंग हजार्ड इनटू द की प्रिवेंट फॉल्स, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जैसे कि आप नाइफ का प्रॉपर यूज़ करें, फिर आप कोई भी चीज़ सर के ऊपर जैसे किचन में ना रखें ताकि अचानक से गिर जाए जिससे आपको चोट लगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली इसी तरह से इसकी प्रिवेंशन की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म इफेक्ट फॉलोइंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म इफेक्ट फॉलोइंग द हेड इंजरी नोन एज पोस्ट कंसेंसस सिंड्रोम। अब ये अगर आपने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपको फर्दर आगे जाके उसकी डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। कॉग्निटिव इम्पायरमेंट्स हो जाते हैं, मूड स्विंग होने लगते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, आपको कॉमन लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हो जाते हैं। ये कंसाइंस सिंड्रोम है, ये कॉमन लॉन्ग टर्म सिंड्रोम है, ये सिम्टम्स है, ठीक है। उसके बाद ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट आर इसेंशियल फॉर दोज रिकवरिंग फ्रॉम द सिग्निफिकेंट हेड इंजरी। अब हेड इंजरी बहुत ही दिखने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, अगर प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकते हैं, जिसके आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के काफ़ी सारे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। इवन डेथ तक भी हो सकती है अगर प्रॉपर मेडिकेशन ना किया जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में अगर हम ये देखेंगे कि सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट अटेंशन एंड केयर। अब वैसे तो दिखने में हेड इंजरी बहुत ही नॉर्मल लगती है, लेकिन उसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ द सिम्टम्स ट्रीटमेंट ऑप्शन कैन बी इम्प्रूव आउटकम ऑफ दोस इफेक्ट। अवेयरनेस अगर रहेगा तो आपके आउटकम जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। कंटिन्यूस रिसर्च एंड एजुकेशन आर विटेबल फॉर इनहेंसिंग प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी एंड हेड इंजरीज। तो ये 3 चीज़ें जो ज़रूरी हैं, ठीक है। और ओवरऑल इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग दी नर्सिंग प्रैक्टिस एंड जनरल लाइफ में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल।